हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में देखेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम उसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद चैप्टर करेंगे। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं, अंत तक देख लेंगे, तो आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत हलवा लगने लगेगा। यदि इस वीडियो को अगर अंत तक आप देख लेंगे तो चैप्टर नंबर 3.1 को आप हलवा, जैसे हलवा खाते हैं ना, आसानी से खा जाते हैं, उसी प्रकार आप चैप्टर नंबर 3.1 को भी आसानी से हल कर लेंगे। बस इस वीडियो में आपको अंत तक बना रहना है। अगर अंत तक आप बने रहे तो अंत तक अगर बने रहे तो उसके बाद आप जब चैप्टर नंबर 3.1 को करने जाएंगे तो हलवा एकदम एकदम बहुत आसान लगने लगेगा। ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में आज देखेंगे अवयव। देखिए सबसे पहले अवयव है, तो अवयव होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए अवयव क्या होता है, संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यक्त करना ही अवयव कहलाता है। यानी कोई भी हमारी संख्या है, रैंडम संख्या दिया हो, उस संख्याओं को हमें पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यक्त करना ही अवयव कहलाता है। यानी मैट्रिक क्या होता है, रो और कॉलम के रूप में व्यक्त करना ही हमें संख्याओं को यानी नंबर को व्यक्त करना ही हमें क्या होता है, अवयव कहलाता है। तो देखिए अवयव को हम किससे व्यक्त करते हैं, यानी कभी भी अवयव को व्यक्त करिए तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, यानी छोटे अक्षरों से व्यक्त मत कीजिएगा, बड़े अक्षरों से ही व्यक्त कीजिएगा अवयव को। इन देखिए इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो एग्जांपल में अगर देखते हैं तो कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 -4 और -3। यहाँ पर आप 5 6 8 9 हम अपने हिसाब से रेंडम लिए हैं, कोई भी यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी कोई भी हमारी संख्या तो अनंत है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। और पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, यानी जो पंक्ति होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो स्तंभ होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। इन देखिए हमारा पंक्ति क्या है, हमारा ये हॉरिजॉन्टल में है, यानी ये 2 4 2 और -4 इस तरह। अगर इस तरह देखें तो हमारा ये क्या है, पंक्ति है, और ये भी क्या है, हमारा पंक्ति है। यानी 2 हमारा क्या है, पंक्ति है, और स्तंभ क्या हो जाएगा इस तरह। यानी ये हमारा क्या है, -4 और -3, ये क्या है, हमारा पंक्ति स्तंभ है, और ये भी क्या है, हमारा एक स्तंभ है। यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। स्तंभ क्या होता है, लंबवत होता है, और पंक्ति क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होती है। तो एक्स अक्ष हमारा क्या है, पंक्ति है, और वाई अक्ष क्या है, हमारा स्तंभ है। तो इस तरह समझ सकते हैं, वाई अक्ष क्या है, हमारा स्तंभ है, और एक्स अक्ष क्या है, हमारा पंक्ति है। यानी एक्स अक्ष हमारा पंक्ति और वाई अक्ष हमारा स्तंभ। स्तंभ को हम बोलते हैं कॉलम और पंक्ति को रो बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ गए कि पंक्ति और स्तंभ क्या होती है। कोई भी अवयव दिया हो, अवयव में अगर जो एक्स अक्ष के रूप में दिखाई दे रहा हो वो हमारा क्या है, पंक्ति है, और वाई अक्ष के रूप में जो दिखाई दे रहा हो वो क्या है, हमारा स्तंभ है। तो इसमें क्या है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। उसके बाद देखेंगे तो क्या आएगा, अवयव की कोटि आएगी। तो अवयव की कोटि क्या होती है, हमारा m × n। यानी देखिए m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्ति होगी वो पंक्तियों की संख्या, और क्या इंटू क्या होता है n, यानी क्या होता है, स्तंभों की संख्या होती है। ये क्या है, हमारा स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या। तो ऊपर वाला एग्जांपल में देखते हैं। देखिए अब पंक्तियों की संख्या क्या है, हमारा 1 और 2, यानी 2 पंक्ति है, और 1 और 2 यानी 2 स्तंभ है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो क्या हो जाएगा, हमारा m का मान 2 है और n का मान भी 2 है। यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, हमारा 2 है। तो कोटि क्या हो जाएगी, 2 × 2 यानी 4 हम नहीं कर सकते हैं। 4 अगर करेंगे तो हमारा कोटि गलत हो जाएगी। कोटि को कैसे लिखते हैं, m × n के रूप में ही लिखते हैं, वही हमारा क्या है, कोटि है। यानी m का मान क्या है, पंक्ति की संख्या है, और n क्या है, स्तंभों की संख्या है। m और n के रूप में व्यक्त करना ही हमारी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। यानी किसी भी अवयव को m और n के रूप में व्यक्त करना ही कोटि कहलाती है, जहाँ m क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है, स्तंभों की संख्या है। और हम इसके m × n को पूरी रूप से गुणा करके उसके मान हम नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लिख देंगे तो यहाँ पर अवयवों की संख्या हो जाएगी, कोटि नहीं रहेगी। तो हमारा क्या हो जाएगी, कोटि गलत हो जाएगी। इसलिए हम कैपिटल M I क्रॉस n के रूप में ही हम कोटि को लिखते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसको गुणा करके नहीं लिखना है, इसी के रूप में लिखना है। यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो हमें 2 × 2 के रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो 2 × 2 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि आ जाएगी। अब इसके आगे आएंगे तो क्या आएगा, अवयवों के में अवयवों की संख्या। यानी अवयव में अवयवों की संख्या। अभी बताए कि जो कोटि होती है उसको पूर्ण रूप से गुणा करके अगर जो मान आता है वो लिख देते हैं, वही हमारे क्या है, अवयवों की संख्या। जैसे इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो क्या हो जाएगा हमारा
दो पंक्ति और दो स्तंभ, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 इंटू 2, यानी ये 2 इंटू 2 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारा कोटि होगी। लेकिन 2 इंटू 2 क्या होता है 4, जब 4 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम लिखे हैं m इंटू n, यानी m n लिख दिया, यानी 2 इंटू 2 गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगी 4, यानी 4 अवयवों की संख्या। अवयव यानी 1 2 3 4, इसमें भी 4 अवयव है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 अवयव हमारा आव्यूह में है। इस आव्यूह में रेंडम आव्यूह जो लिया है उसमें क्या है हमारा 4 अवयव है। तो इस प्रकार हम आव्यूह में अवयवों की संख्या देखिए बहुत आसान है, ये बस आपको समझना है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए आव्यूह में कोटि अगर हो जाए कैपिटल M इंटू n, यानी आव्यूह की स्तंभ पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, वही क्या है हमारा कोटि है। और स्तंभ यानी अवयवों की संख्या क्या है, तो कोटि जो प्राप्त किए हैं उस कोटि को अगर पूरी रूप से गुणा करके अगर मान लिख देते हैं, उसका जो मान आता है वो मान लिख देंगे, तो वही हमारा क्या है आव्यूह में अवयवों की संख्या है। तो यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे, ये बहुत आसान है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब उसके आगे चलेंगे तो आव्यूह को लिखने का तरीका, यानी कोई भी आव्यूह हमें कैसे हम लिख पाएंगे, यानी हमें रैंडम आव्यूह बोल दिया कि आव्यूह लिखिए 3 इंटू 2 कोटि का, यानी हमें कोटि के रूप में ही बोलता है, यानी 3 इंटू 2 कोटि, 4 इंटू 5 कोटि, 2 इंटू 3 कोटि, 1 इंटू 2 कोटि, 2 इंटू 2 कोटि, 3 इंटू 3 कोटि, यानी 3 क्रॉस 3 कोटि के रूप में हमें क्या लिखिए आव्यूह रैंडम लिखिए। तो हम कैसे लिख पाएंगे, तो वो हमारे यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि ये हमारा हमें लिखने को आएगा नहीं, लेकिन हमें समझना तो आवश्यक है ना कि हम आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो आव्यूह को हम आखिर लिखेंगे कैसे, कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आव्यूह को लिखने का तरीका क्या है, हम कैपिटल ए अभी बताए कि आव्यूह को क्या दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, तो इसलिए कैपिटल ए बराबर ए आई जे। अब आई और जे क्या है, इसी के रूप में हमें आव्यूह को रूप लिखना होता है, आई और जे के रूप में ही लिखना होता है आव्यूह को। तो क्या होता है आई और जे, यानी आई क्या है पहले है तो पंक्ति है और दूसरे क्या है स्तंभ है। देखिए पहला हमेशा क्या होता है पंक्ति होता है और दूसरा स्तंभ होता है। पहले हम स्तंभ को नहीं लिख सकते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे पंक्ति को ही लिखना पड़ेगा, यानी पहले क्या है आई क्या है हमारा पंक्ति है और जे क्या है स्तंभ है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आई क्या है पंक्ति है और जे क्या है स्तंभ। ये नामकरण किया है, जो इसका थ्योरी दिया है वो नामकरण किया है, आई क्या है हमारा पंक्ति है और जे क्या है स्तंभ। ये हम अपने पास से दिए नहीं है, अगर किताब भी उठाएंगे तो आई और जे भी आपको जे ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर समझना है कि आई क्या है हमारा पंक्ति है और जे क्या है हमारा स्तंभ है, तो आई पंक्ति और जे स्तंभ। तब 3 इंटू 2 कोटि के आव्यूह हम रैंडम लिए हैं कि 3 इंटू 2 कोटि का अगर आव्यूह हमें खींचना हो तो कैसे खींच सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह बनाना हो तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा 3 इंटू 2 कोटि, यानी समझना जाना चाहिए कि इसमें क्या है 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, अभी बताए ना। तो 3 इंटू 2 यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी पहला क्या होता है पंक्तियों की संख्या होती है, दूसरा क्या होता है स्तंभों की संख्या, यानी 3 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ हो जाएंगे। यानी 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह कैसे लिख सकते हैं 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ को हम रैंडम इस तरह लिख सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इस तरह हमारा क्या होगा आव्यूह होगा, तो आव्यूह इस तरह के रूप में होगा। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 3 पंक्ति हम बना लेते हैं, 3 पंक्ति यानी एक अक्ष 3 बनाना पड़ेगा, 3 एक अक्ष बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 3 एक अक्ष बनाना पड़ेगा, 3 एक अक्ष बनाना पड़ेगा। 3 पंक्ति दिया है इसलिए 3 एक अक्ष बनाना पड़ेगा। तो ये एक अक्ष, ये एक अक्ष और ये एक अक्ष, यानी 3 एक अक्ष हो गए। और 3 इंटू 2 यानी 2 क्या है हमें स्तंभ बनाना पड़ेगा, यानी 3 हमारा क्या 2 स्तंभ हो जाएंगे, ये स्तंभ है और ये एक स्तंभ है, यानी ये एक स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया और ये स्तंभ हो गया, यानी 2 स्तंभ हो गए और 3 क्या हो गए पंक्ति हो गया। देखिए यहाँ पर आई और जे आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आई यहाँ पर आई जे यहाँ पर क्या होता है हिडन होता है, तो यहाँ पर हिडन होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख ही दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या है हमारा आई क्या है पंक्ति है और जे क्या है स्तंभ है। हालांकि आपको बुक में देखने को मिलेगा 3.1 अगर कर रहे हैं तो आपको उसमें आपको देखने आई और जे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आप समझ लेंगे तो वहां पर आसानी से आप कर लेंगे। क्या हो जाएगा आई इंटू जे, तो क्या है ए आई जे 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 और ए आई जे, यानी क्या है हमारा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में हम इसको आव्यूह को रैंडम बना लिए हैं। 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है, यानी यहाँ पर जो जिस कोटि का बनाना होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं उसी कोटि का आव्यूह। कोई भी टीचर समझ जाता है कि यानी यहाँ पर जो लिखा है उसी कोटि का यह क्या है आव्यूह है, यानी 3 इंटू 2 यानी 3 पंक्ति है हमारा 2 स्तंभ है, तो इस 3 इंटू 2 कोटि का आव्यूह है। अब बराबर क्या हो जाएगी देखिए
पहला पंक्ति है, यानी क्या है, यह पहला है, यह दूसरा पंक्ति है, यह तीसरा पंक्ति है। यह अभी बताए ऊपर सबसे पहला क्या होता है, पहला पंक्ति होता है, उसके बाद दूसरा पंक्ति, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा आता है। इस तरह हमारा पंक्ति बढ़ती जाती है। और स्तंभ क्या होता है, इधर से शुरू होता है, यानी यह पहला पंक्ति स्तंभ होता है, यह दूसरा स्तंभ, यह तीसरा स्तंभ, यह चौथा स्तंभ, यह पांचवा स्तंभ, यानी स्तंभ क्या होता है, इस तरह बढ़ जाता है, और पंक्ति क्या हो जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्तंभ इस तरह बढ़ता जाता है और पंक्ति नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा पहली पंक्ति हो गई। जब पहली पंक्ति हो गई तो ये क्या है, आई, ये क्या है, हमारा पंक्ति है। तो आई आप जानते हैं तो पंक्ति है, तो इसलिए हम आई को क्या लिख लिए है, 1 लिख लिए है, यानी पहली पंक्ति, यानी पहला को पहला लिखेंगे। ये तो आप जानते हैं पहला को पहला ही लिखेंगे, क्या दूसरा थोड़ी लिखेंगे। ये क्या है, पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति है। तो पहला पंक्ति यानी आई क्या है, हमारा पंक्ति है, तो हमें पहला पंक्ति के रूप में हम लिखे हैं, तो पहला यानी पहला एक एक लिख देंगे। और ये क्या है, हमारा दूसरा है, यानी दूसरा पंक्ति, तो आई हमारा क्या है, पंक्ति है, यानी पहले पंक्ति को लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, पहले पंक्ति लिखेंगे उसके बाद स्तंभ लिखेंगे। ये क्या है, हमारा पहला पंक्ति, पहला पंक्ति हो गया, हम क्या लिखेंगे, दूसरा पंक्ति। ये भी क्या हमारा पंक्ति है, तो दूसरा पंक्ति यानी 2 और 2, तो दूसरा पंक्ति हो गया। अब नीचे आएंगे तो तीसरा पंक्ति है, यानी 3 और 3, पहले क्या लिखेंगे, 3 और 3, यानी तीसरा पंक्ति हो गया। अब क्या आएगा, उसके बाद स्तंभ आएगा, यानी जे क्या है, हमारा स्तंभ है इसमें, तो स्तंभ यानी यह क्या है, हमारा पहला स्तंभ है। यह क्या है, हमारा पहला स्तंभ है। पहला स्तंभ इधर होता है, दूसरा स्तंभ यहाँ, तीसरा स्तंभ यहाँ होता है। तो पहला स्तंभ ये है, तो पहला 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 यानी पहला स्तंभ हो गया। क्या हो गया, पहला स्तंभ लिखे, बाद में स्तंभ आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला स्तंभ है, तो इसलिए स्तंभ क्या है, बराबर है। ये पहला ही स्तंभ है तो स्तंभ तो बराबर ही होगा। और इसलिए क्या है, हमारा दूसरा स्तंभ है, यानी स्तंभ बराबर है, तो 2 2 और 2, यानी दोनों के स्तंभ क्या है, बराबर है, यानी दूसरा स्तंभ है, तो 2 2 क्या है, स्तंभ बराबर है। यहाँ पर क्या है, पहला स्तंभ है, यही पहला पहला और पहला, यानी स्तंभ। यहाँ पर भी, यहाँ पहला स्तंभ है, यहाँ पर दूसरा स्तंभ है, तो इसलिए यहाँ पर पहला लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, दूसरा लिखे हैं। ये लिखना आपको याद नहीं करना है, बस क्या करना है, कोई भी कोटि का अवयव बनाना है तो उसको रैंडम इस तरह लिख लीजिए, ए के रूप में भी लिखिए या ए आई जे के रूप में लिख लिए, इस तरह रैंडम लिख लीजिए। और यहाँ पर जो कोटि का अवयव बोला है वो कोटि लिख दीजिए। अब आई बोला है, यानी आई के स्थान पर ध्यान रखिए, वो पंक्ति है। अगर पहले में लिख रहे हैं तो पहला लिखना पड़ेगा, दूसरे में लिख रहे हैं तो 2 लिखना पड़ेगा आपको, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब उसके आगे भी समझते हैं, यहाँ तक आप अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा एकदम कन्फर्म। चलिए देखते हैं हमारा क्या, 2 इंटू 2 कोटि का अवयव, हम अपने से रैंडमली है कि 2 इंटू 2 कोटि का अवयव खींचिए। आपको बोल देंगे कि 2 इंटू 2 कोटि का अवयव खींचिए, तो आप कैसे खींचेंगे। तो देखिए कैपिटल क्या है, हमारा अवयव के रूप में हम ए लिख ली, कैपिटल ए लिखे हैं। क्या है हमारा, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बराबर क्या है, हम रैंडम मान लिए हैं, ए आई जे ए आई जे ए आई जे और ए आई जे, चारों क्या हमारा 2 इंटू 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 2 एक्स अक्ष 2 वाई अक्ष, 2 एक्स अक्ष और 2 वाई अक्ष, तो 2 एक्स अक्ष आ गया हमारा, 2 वाई अक्ष आ गया। अब आगे चलेंगे तो इसको नंबर में तो हमें लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि पहला को हम पहला लिखेंगे, दूसरा को दूसरा लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह क्या है, हमारा पहला पंक्ति है, यानी पंक्ति यानी आई हमारा क्या है, पंक्ति है, तो इसलिए 1 और 1, 1 और 1, पहला पंक्ति आई आई, तो पहला पंक्ति 1 और 1। यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या है, हमारा दूसरा पंक्ति है, यह क्या है, हमारा दूसरा पंक्ति है, यानी आई क्या है, हमारा पंक्ति है, तो इसको 2 और 2 लिखना पड़ेगा, इसमें 2 और 2 लिखते हैं। अब आएगा ये हमारा पहला स्तंभ है, तो पहला स्तंभ यानी स्तंभ क्या है, जे जे है, जे और जे क्या है, हमारा दोनों स्तंभ है, यानी पहला स्तंभ है तो जे के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, तो जे के स्थान पर 1 और 1 रख दिए हैं। ये क्या है, हमारा दूसरा स्तंभ है, तो स्तंभ को हमें 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि स्तंभ क्या है, हमारा जे है और दूसरा है, यानी जे के स्थान पर हमें 2 रखना पड़ेगा, तो जे के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 हमारा 2 हो जाएगा। 2 2 क्योंकि दूसरा स्तंभ है, तो दूसरा स्तंभ यानी जे है, तो जे के हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा स्तंभ में जे है, इसलिए हम 1 और 2 और 2 रख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। इस तरह आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा अपना माइंड सेट चलाएंगे तो आपको यह समझ में आसानी से आ जाएगा। अब चलिए इस तीसरा देखते हैं, और तीसरा क्या है, मान लीजिए 2 इंटू 3 कोटि का अवयव, रैंडम पूछा है कि 2 इंटू 3 कोटि का अवयव लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो देखिए 2 इंटू 3 कोटि का अवयव क्या हो जाएगा, पहले हम 2 इंटू 3 यहाँ पर आई जे लिख लेते हैं। अभी बोले ना कि यहाँ पर आई जे लिख भी सकते हैं, और यह क्या होता है, हिडन भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यह हम समझाने के लिए बस लिखे हैं आपको, डायरेक्ट आप यही लिखें।
आपको जब आप समझ जाएंगे तो आपको यह लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यही लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे। अगर अगर यह पूरी वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आप लिख लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लिख लेंगे। डायरेक्ट ये नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे और ताकि यह लिख लेंगे, डायरेक्ट यह लिख लेंगे। इसमें आपको लिखने में आप खुद सोचने लगेंगे कि यह क्या लिखे, ये लिखने से हमें क्या फायदा है, हम ताकि यहाँ पर क्या लिखे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, यानी 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है। यानी पहला क्या होता है, पंक्ति, दूसरा क्या होता है, स्तंभ। यानी 2 पंक्ति, यानी 2 पंक्ति मतलब एक अक्ष, 2 एक अक्ष, 2 एक अक्ष, 2 एक अक्ष, और तीसरा 3 क्या है, स्तंभ, यानी 3 स्तंभ होंगे, 3 स्तंभ, यानी 3 स्तंभ हो जाएंगे, 3 स्तंभ हो जाएंगे, 3 स्तंभ हो जाएंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे, 2 इंटू 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा ये क्या है, पहला पंक्ति है, और पंक्ति क्या होता है, पहले होता है, पहली पंक्ति होता है, तो पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, यानी पहले पंक्ति में है तो पहला पंक्ति होता है, तो एक एक और एक, यानी पहला पंक्ति है तो 1 1 लिखेंगे। अब ये क्या है, हमारा दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, यानी ये हमारा आई क्या है, पंक्ति है, आई क्या है, पंक्ति है, यहाँ पर भी आई है ना, तो यहाँ पर क्या है, पंक्ति है, तो ये दूसरा में है तो पंक्ति है, तो दूसरा में क्या लिखना पड़ेगा, 2 2 2 लिखना पड़ेगा, यानी 2 और 2 और 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पंक्ति हो गया। अब क्या हो गया, हमारा ये स्तंभ है, तो स्तंभ क्या होता है, दूसरे नंबर पर होता है, यानी पहले पंक्ति होता है, दूसरे नंबर पर क्या होता है, जे क्या होता है, स्तंभ होता है, यानी जे स्तंभ हो जाएगा, यानी क्या है, यह पहला स्तंभ है, तो जे को हम क्या लिख लेंगे, 1 1 लिखेंगे, तो जे को लिखेंगे 1 और 1 लिखेंगे, 1 और 1, यानी क्या हो जाएगा, हमारा ये जे हो जाएगा। और ये क्या है, दूसरा है, तो दूसरा क्या है, दूसरे पर क्या होता है, जे होता है, तो जो यहाँ पर 2 और 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 और 2 लिख लिए। आई होप ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और ये क्या है, हमारा 3 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 और 3 लिखना पड़ेगा। इसमें तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा अगर डाउट बचा होगा तो इसमें वो संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यह देखिए 2 इंटू 3 आपको लिखना आवश्यक है, क्योंकि इसी से टीचर समझ पाएगा कि आप कितने कोटि का अवयव यहाँ पर खींचे हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 1.5 नंबर काट लेगा, आधा नंबर ही क्वेश्चन में दे पाएगा, देगा वो, क्योंकि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है 2 इंटू 3, जितने कोटि का अवयव खींचे हैं उसको यहाँ पर मेंशन जरूर कीजिए। तो आई होप ये समझ गए होंगे, यहाँ पर यहाँ तक आप समझ गए। अब सवाल कैसे आता है कि अब हम समझ गए कि यदि कोई भी कोटि दिया हो तो उससे हम अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोटि को हम गुणा कर देंगे और उसको जो मान आता है उस मान को लिख देंगे तो वही हमारा क्या होता है, अवयव बन जाता है। अब उसके बाद आएगा कि अब क्या दे देगा, आपको अवयव दे देगा और पूछेगा कि कोटि रैंडम बताओ, अवयव दे देगा और पूछेगा कोटि बताओ, तो वो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, चलिए देख लेते हैं। उसमें भी क्वेश्चन बनाए हैं, उसको भी कैसे समझेंगे। देखिए यदि किसी अवयव में 5 अवयव है तो संभव कोटियां, यानी संभव कोटियां कितनी कोटियां हो सकती है। तो देखिए अगर कोई भी अवयव दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिखाइए अवयव में कि पूछा है अवयव दिया हो और कोटि पूछा है, संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसका गुणनफल कितना कितना बन रहा है, जितना उसका गुणनफल बनेगा यानी उसका गुणनखंड 2 भागों में कितना हो रहा है। देखिए 5 का अगर गुणनखंड करो तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 2 ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। 3 इंटू 2 नहीं होगा, 5 इंटू 4 नहीं होगा, यानी ऐसे गुणा करो कि हमें गुणा करने पर 5 आ जाए और वो दोनों क्या हो, 5 का ही गुणनखंड हो। 5 का ही गुणनखंड यानी 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5 2 ही है हमारा ना, तो हम क्या लिख लेंगे इस यहाँ पर 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ये तो दोनों हो सकता है ना। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो भी 5 आएगा और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो भी 5 आएगा, यानी अवयव तो 5 ही है, लेकिन कोटियां क्या हो गए, यहाँ पर 5 पंक्ति हो गई। ये क्या है, हमारा पंक्ति है, ये क्या है, हमारा पंक्ति है, और ये क्या है, हमारा स्तंभ है, स्तंभ है, और ये क्या है, हमारा पंक्ति है, पंक्ति है। ये तो आपको समझना पड़ेगा। और पंक्ति और स्तंभ हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। ये हमारा पंक्ति हो गया, ये स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ हो गया। यानी 5 क्या है, इसमें 5 पंक्तियां है और 3 एक क्या है, स्तंभ है। यानी 5 x अक्ष है और y अक्ष क्या है, 1 है, स्तंभ 1 है यानी y अक्ष 1 है। यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति है यानी x अक्ष क्या है, 1 है, और स्तंभ 5 है यानी स्तंभ क्या है, y अक्ष 5 है। तो ये दोनों में अंतर है ना, भले ही अवयव 5 है लेकिन इस दोनों में अंतर है। अवयव अगर लिखेंगे तो दोनों में अंतर आएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगी,
दोनों हमारे क्या हो जाएगी, संभव कोटियां होगी। कोटि को इसी के रूप में लिखते हैं, अभी बताइए कि m इंटू एन के रूप में लिखना ही हमारा क्या होता है, कोटि होता है। तो हम m क्रॉस n के रूप में ही लिखे हैं, तो यही हमारा क्या है, 2 कोटि हो जाएगी। यानी अगर किसी अवयव में 5 अवयव है तो इसमें कोटि कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये तो आपको समझ गए होंगे। अब आगे आएंगे तो यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, तो दूसरा एग्जाम्पल की देखेंगे तो 8 अवयव है तो संभव कोटियां, यानी 8 का ऐसा 2 भागों में तोड़ो जितना भी टूट रहा है कि उसका गुणनफल क्या है, हमारा 8 है। तो देखिए हम तोड़ते हैं, क्या आएगा हमारा, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो भी 8 ही आएगा, और कर सकते हैं 4 इंटू 2 करेंगे तो भी 8 ही आएगा, और 2 इंटू 4 करेंगे तो भी 8 ही आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 2 इंटू 4 करेंगे तो भी 8 आएगा, और इसके आगे कोई भी हमारा गुणखंड नहीं हो पाएगा। और भी कोई 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या रहा हो, 8 आ रहा हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका गुणनफल 8 आए। तो क्या आ जाएगा हमारा 8 इंटू 1, यानी 8 पंक्ति 1 स्तंभ, यहाँ पर 1 पंक्ति 8 स्तंभ, यहाँ पर 4 पंक्ति 2 स्तंभ, यहाँ पर 2 पंक्ति 4 स्तंभ। यहाँ तक तो आप समझ गए, क्योंकि अगर 8 अवयव है तो उसमें कोटियों की संख्या क्या बनेगी, संभव कोटि क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 कोटियां हो जाएगी। यानी 4 कोटियां, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो उसमें कोटि कितने होगी, 4 हो जाएगी। अब उसके आगे समझते हैं, यदि किसी अवयव में 10 अवयव है तो कोटियां कितनी होगी, यानी 10 को ऐसी 2 भागों में तोड़ो ताकि उनका गुणनफल क्या है, 10 है। 2 ऐसी भाग हो, यानी 2 ऐसा संख्या खोजो जिनका गुणनफल 10 है। तो आप 2 खोजोगे, पहला खोजोगे क्या, 10 इंटू 1 खोजोगे, क्या आएगा, 10 इंटू 1 आएगा, पहला तो ये ही आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 आएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो अवयव तो 10 ही है, लेकिन कोटियां अलग अलग है, ये तो आपको समझ जाएंगे। और उसके आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 भी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या आता है, 10 आता है। और 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। देखिए अगर एक संख्या का जोड़ा जो रहे हैं तो वो 2 हमारा कोटिया का काम करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 इंटू 1 जो है, और 1 इंटू 10 भी हमारा कोटि है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 पंक्ति है 1 स्तंभ है, यहाँ पर 1 पंक्ति है 10 स्तंभ है। ये आपको समझना है, पहला क्या होता है पंक्ति, दूसरा क्या होता है स्तंभ होता है। यानी 10 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 पंक्ति 10 स्तंभ, और यहाँ पर क्या है, 5 पंक्ति है 2 स्तंभ है, क्या है, 5 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, यानी 5 इंटू 2 क्या आता है, 10 अवयव ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 पंक्ति होगा और 5 स्तंभ होगा, यानी 2 पंक्ति और 5 स्तंभ, यहाँ पर 5 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसमें तो कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट अगर बचा होगा तो इस 2 क्वेश्चन में आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको अवयव की कोटि, अवयव में अवयवों की संख्या और अवयव को कैसे लिखेंगे, और अगर अवयव में अवयव की संख्या दिया हो तो उससे हम कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में तो आपको आसानी से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब चलिए इसके आगे चलेंगे तो अवयव के प्रकार आएगा। अभी कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, अगर कंसेप्ट को अगर आसानी से आप क्लियर कर लिए तो समझ जाओ कि आपका चैप्टर नंबर 3.1 हलवा होने वाला है, एकदम हलवा हो जाएगा। इसलिए आपको इस कंसेप्ट, इस जो हमारा लेक्चर है या इसको अंत तक आपको बैठकर देखना है। अंत तक अगर ध्यान से देख लिए तो आपको समझ जाओ कि चैप्टर नंबर 3.1 बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए इसके आगे चलेंगे तो अवयव क्या आएगा, टाइप ऑफ अवयव आएगा, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स अवयव के प्रकार आएगा। चलिए देखते हैं अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारा विशेष रूप से हमें 7 को ही देखना होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से अब मुख्य रूप से मैट्रिक्स के प्रकार देखें तो हमारा 7 ही होता है, तो हम 7 को ही देखेंगे। अगर 7 को आसानी से हम समझ लेते हैं तो हमारा जो चैप्टर क्लास 12 है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स में। तो चलिए हम देखते हैं अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ अवयव यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला आएगा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है, वे अवयव, यानी स्तंभ इसका नाम ही है स्तंभ अवयव, यानी वे अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। स्तंभ अवयव वे होता है जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो और पंक्तियों की संख्या कोई कितना भी हो, 0 हो, 1 2 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, पंक्तियों की संख्या कितना भी हो, लेकिन स्तंभों की संख्या 1 होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। तो देखिए स्तंभों की संख्या 1 यानी 3 इंटू 1 कोटि का अवयव है, यानी स्तंभों की संख्या 1 है। स्तंभ वाला बाद में लिखते हैं और पंक्ति वाला पहले लिखते हैं, यानी स्तंभों की संख्या क्या है, 1 है। तो स्तंभों की संख्या 1 हो जाएगी और पंक्ति की संख्या कितनी भी हो डिपेंड नहीं करता कि पंक्ति की संख्या कितनी है, डिपेंड करता है कि स्तंभ की संख्या कितनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। उसके बाद आएगा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। क्या, पंक्तियों की संख्या 1 हो और स्तंभों की संख्या कितना भी हो।
पंक्ति अभी वो होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो और स्तंभों की संख्या कितना भी हो। तो वे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए पंक्ति पहले होता है यानी पंक्ति एक है, इसमें पंक्ति यानी एक अक्ष, पंक्ति यानी एक अक्ष, स्तंभ यानी वाई अक्ष। तो एक अक्ष कितना होना चाहिए, एक है, और इसमें भी एक अक्ष एक है, वाई अक्ष कितना भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी एक अक्ष कितना है, एक है, यानी पंक्ति एक है, इसमें भी पंक्ति एक है, और स्तंभ 4 है, इसमें भी स्तंभ 4 है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि स्तंभ कितना है, यानी पंक्ति एक होना चाहिए, यह इसमें क्या है, आवश्यक है। उसके बाद आएगा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होते हैं, वे अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों एकदम बराबर होते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, ये उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी वे अवयव जिसमें पंक्तियों की अवयवों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो क्या आएगा, जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभ बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। तो ये बराबर क्या है, देखिए यानी 2 × 2 3 × 3, यानी ये क्या है हमारा पंक्ति है, ये क्या है स्तंभ है, यानी 2 × 2 पंक्ति की संख्या है, ये क्या है स्तंभों की संख्या है। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या यहाँ पर बराबर है, वही क्या होता है हमारा वर्ग अवयव होता है। जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभ बराबर हो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। क्या हो जाएगा, 2 × 2, यानी देखिए इसमें पंक्ति भी 2 है, यानी एक अक्ष भी 2 हो और वाई अक्ष भी 2 हो, यानी बराबर होना चाहिए। तो बराबर यहाँ पर है, ये है, देखिए 2 × 2 है, यहाँ पर 3 × 3 है, तो दोनों क्या है आपस में बराबर ही तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग अवयव हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप समझेंगे तो हमारा वर्ग अवयव से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें एक विशेष रूप से कंडीशन डाल दिया गया है, उसे ही हम ये हमारा अवयव एक बन गया है, यानी अवयव का एक टाइप बन गया है। इसमें विशेष रूप से कंडीशन डाला गया है, तो वर्ग अवयव ही, लेकिन एक विशेष रूप से क्या डाला गया है, कंडीशन है। तो चलिए उस कंडीशन को थोड़ा सा ही उसमें थोड़ा डिफरेंट है इस तभी में, यानी विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और तत्समक अवयव, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को ही आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आसानी से आप कोई भी सवाल गलती नहीं होगा और थोड़ा सा इस डिफरेंस को समझ जाते हैं। तो चलिए वो डिफरेंट क्या है वो समझाते हैं। तो देखिए विकर्ण अवयव आएगा, विकर्ण अवयव ए से वर्ग अवयव, यानी एक वर्ग अवयव ही है, यानी ए से वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या है, विकर्ण अवयव ए से वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उसे ही क्या कहते हैं, हम विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी देखिए विकर्ण के अतिरिक्त, यानी ये क्या है 0 0 है, यानी विकर्ण हमारा क्या होता है, ये होता है, यानी इसमें क्या है, देखिए इसमें विकर्ण यह है, इसमें विकर्ण, इसमें विकर्ण, इसमें विकर्ण, यानी विकर्ण क्या होता है, इस तरह होता है। विकर्ण क्या होता है, ये हमारा क्या है, विकर्ण है। यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसमें विकर्ण देखना है तो आपको ये देखना है हमारा क्या है, यह क्या है, विकर्ण है। यानी विकर्ण अवयव यानी क्या है हमारा -1 और 8 क्या है, विकर्ण है, और इसके अतिरिक्त 2 अवयव है तो वो क्या है हमारा शून्य है। और वर्ग अवयव को ऐसे चेक करेंगे तो 2 × 2 है, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है, तो हमारा क्या है, यह एक वर्ग अवयव है। और ये भी क्या है हमारा, देखिए विकर्ण अवयव ये हमारा है, यानी विकर्ण अवयव हमारा क्या है, अलग अलग है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी अवयव है वो क्या है, शून्य है। तो विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव है वो शून्य है, तो विकर्ण हमारा अवयव कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 वर्ग अवयव ही है ना, तो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे तो 3 × 3 हो गए, और यहाँ से विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है तो हमारा विकर्ण अवयव आसानी से हो गया। अब आएगा अदिश अवयव। अदिश अवयव यानी वे वर्ग अवयव, यानी एक प्रकार के ये भी क्या है, वर्ग अवयव ही है। तो वे वर्ग अवयव जिसमें क्या होंगे, वे वर्ग अवयव जिसमें जो विकर्ण होंगे, जिसमें विकर्ण बराबर होंगे और सभी अवयव शून्य होंगे। उसमें क्या था, विकर्ण अलग अलग हो सकता है, तो जब विकर्ण अलग अलग हो सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। लेकिन जो अदिश अवयव आएगा उसमें विकर्ण की संख्या बराबर होगी, यानी विकर्ण की जो होगा अवयव बराबर होगा और शेष सभी अवयव शून्य होगा। इसमें भी तो वही कंडीशन है कि शेष सभी अवयव शून्य होगा, लेकिन एक विशेष रूप से कंडीशन है कि जो विकर्ण के अवयव होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए वही हमारा क्या है, -5 -8, यानी विकर्ण के अवयव बराबर है और शेष अवयव क्या है, शून्य है, उसे क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। और यहाँ पर भी है बी बराबर, देखिए जो विकर्ण के अवयव है 3 3 3 यह अवयव बराबर है और जो शेष सभी अवयव है क्या है, शून्य है। तो हमारा क्या है, यह भी एक प्रकार से अदिश अवयव ही है। यह भी 3 × 3 कोटि का अवयव है, और ये क्या है 2 × 2, यानी ये क्या है, एक वर्ग अवयव ही है, लेकिन एक विशेष रूप से कंडीशन डाला गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव। ये समझ गए होंगे। और देखिए तत्समक अवयव आएगा, वे वर्ग अवयव जिसमें क्या होंगे, विकर्ण के अवयव एक हो,
शेष अवयव शून्य हो, यानी विकर्ण के अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, जो होता है तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। यानी विकर्ण के अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो, उसे ही क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए विकर्ण के अवयव एक हैं और शेष अवयव जो है शून्य है। इसमें विकर्ण के अवयव एक है और शेष अवयव शून्य है। और देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप सोच रहे होंगे कि देखिए इसमें भी अवयव तो बराबर है, इसमें भी अवयव विकर्ण के बराबर है, इसमें भी विकर्ण के अवयव बराबर है, आखिर इसमें अंतर है क्या। तो देखिए जो अदिश अवयव होता है उसमें विकर्ण के अवयव बराबर है, ये भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि इसमें भी और इसमें भी थोड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या है वो देखिए, अंतर यह है कि इसमें विकर्ण के जो अवयव होंगे वो एक से एक नहीं होंगे, या एक से अधिक हो सकते हैं और एक के बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक से अधिक और एक से कम हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, विकर्ण के जो अवयव होंगे वो एक से अधिक होंगे और एक से कम भी होंगे, लेकिन एक के बराबर नहीं होंगे। जब एक के बराबर होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो यही अवयव होते हैं, उसे आई से दर्शाते हैं, आइडेंटिटी यानी आई। तो आई से दर्शाते हैं तो 0 1 1 और 0 0, यानी विकर्ण के अवयव एक होंगे, विकर्ण के अवयव एक होंगे और शेष अवयव शून्य होंगे, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी वर्ग अवयव, यह भी एक प्रकार के वर्ग अवयव ही है, सब एक प्रकार के, यह भी वर्ग अवयव, यह भी वर्ग अवयव, यह भी वर्ग अवयव ही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से विशेष रूप से कंडीशन लगाया गया है, तभी हमारा ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक प्रकार से देख सकते हैं हम। और शून्य अवयव क्या होगा ये तो आप बताने की जरूरत नहीं है। शून्य अवयव ऐसा ही बोला है कि शून्य अवयव है तो सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो या हो वर्ग अवयव हो या आयत अवयव हो, कोई भी अवयव हो, लेकिन जो अवयव होंगे वो सभी अवयव शून्य ही होना चाहिए। देखिए सभी अवयव इसमें शून्य है, इसको 3 इस क्या है, 2 × 2 है, और इसको दूसरा भी बना सकते हो, b बराबर हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यह भी क्या है, हमारा एक शून्य अवयव ही है, क्योंकि सभी अवयव हमारा शून्य है, वही हमारा क्या है, शून्य अवयव है। आई होप आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स को आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। उतना यह डिफिकल्ट था नहीं कि आपको बहुत कुछ समझाया जाए, लेकिन हम जितना समझाना था उतना आसानी से हम समझा दिए, आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इसके आगे वाला चैप्टर है आप 3.1 3.2 और जो एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल और विविध प्रश्नावली विविध एग्जाम्पल सभी को आपको करना आवश्यक है। अगर उस सभी को करना चाहते हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है उसके पास उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।